रोटेशन इनर्शिया। हम रोटेशन इनर्शिया जो है वो पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैंने शुरू में जो है वो रोटेशन इनर्शिया बताया था। रोटेशन इनर्शिया को तो आई से डिनोट करते हैं। रोटेशन इनर्शिया जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है I इज़ इक्वल्स टू mr²। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा स्क्वायर ऑफ उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या रोटेशनल इनर्शिया होगा। बिकॉज हम दोनों नाम कह सकते हैं, रोटेशन इनर्शिया भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हमें पता है कि ये ऐसा ही रोल प्ले करता है जैसे लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया करता था, बट रोटेशन इनर्शिया जो है वो इनर्शिया की तरह प्ले रोल करता है इन रोटेशन एज अ रोटेशनल इनर्शिया। जिस तरह इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करता था कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। इट मीन्स कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। इसी तरह रोटेशन इनर्शिया भी सेम यही काम करता है कि वो रेजिस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। सो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और ये एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की कि वो उसकी रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक रेजिस्टेंस है। इज रेजिस्टेंस दैट अपोज एक्सटर्नल एजेंसी टॉर्क दैट वांट्स टू चेंज रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। एज अ वही काम कर रही है जो एज अ इनर्शिया जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में करता था। अब रोटेशनल मोशन जो रोटेशन इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन में वही काम कर रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रोटेशन इनर्शिया पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स लिख सकते हैं। फैक्टर्स affecting rotational inertia। इट मीन्स कि कौन से फैक्टर्स जो हैं रोटेशनल इनर्शिया पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है कि I जो है वो बराबर है mr² के। हम लिख सकते हैं जितना मास ज़्यादा होगा उतना रोटेशन इनर्शिया ज़्यादा होगा। इट मीन्स मास ग्रेटर इंक्रीज रोटेशनल इनर्शिया। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा इट मीन्स कि R greater distance from axis of rotation increase rotational inertia। ठीक, अब ये मैंने पहले बताया था कि ये डिपेंड करता है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो जाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है शेप पे कि मासेस की कौन कौन सी शेप है, तभी हमें पता चलेगा वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो अगर हम शेप लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मीन्स कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है मासेस की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी affect rotational inertia। फॉर एग्जाम्पल वो शेप जो है हमारी स्फीयर हो सकती है, स्लेंडर मतलब सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है। वो शेप हमारी डिस्क भी हो सकती है, कोई डिस्क या सीडी आप जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी शेप हो सकती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे किस तरह जो है वो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लिख सकते हैं रोटेशन इनर्शिया जब वेरी होगा, रोटेशनल इनर्शिया वेरीज, इट मीन्स कि वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, इसको हम किसी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, ये बॉडी है,
फॉर सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्यों ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है हम अभी समझते हैं। जैसे कि ये पेन है, आप समझ सकते हैं ये पेन है, ठीक है। अब मैं इस पेन को ऐसे रोटेट करवा रही हूँ, इट मीन्स कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इस पेन का जो ये बिल्कुल इस पेन की शेप की तरह है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसका कोई ना कोई आर होगा जो कि है ये, ठीक। ये हमारी बॉडी ए है। अब हम कंपेयर करते हैं अपनी सेकंड बॉडी से इसको, वही हम शेप बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है। बट अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये डिस्टेंस भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब कैसे इसका एक्सिस, अब मैं इसको ऐसे मूव करा रही हूँ, ठीक है, ऐसे। तो आप खुद बताएं कि किस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इजी मूव कराना हो रहा है। मतलब इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करा रही हूँ तो ये ज़्यादा इजी है, या इस बॉडी को इस तरह रोटेट कराना वो ज़्यादा इजी, इस तरीके से कि मैं इसका जो एक्सिस रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस बॉडी को ज़्यादा ईजी मूव कराना है एज़ कम्पेयर टू बी के। ये बॉडी हमारी बी के, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ईजियर टू मूव और रोटेट, इट इज़ ईजियर to move or rotate A than B in both cases rotational inertia different होगा, rotational inertia is different। so और जो रोटेशनल इनर्शिया है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और ना ही ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। रोटेशनल इनर्शिया इज़ नॉट, हम लिख सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, रोटेशनल इनर्शिया इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी but it is a टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वांटिटी। सो ना ही ये स्केलर है ना ही ये वेक्टर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, व्हिच इज रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। कोई भी सिंगल पार्टिकल हो उसका हम रोटेशन इनर्शिया किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू m, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। डायग्राम बना लेते हैं एक, कि हम उसी के थ्रू एनालाइज करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स जेड एक्सिस व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पर एक पार्टिकल है, हम सिंगल पार्टिकल की बात करें व्हिच इज एम, सिंगल पार्टिकल से लेकर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक व्हिच इज आर, हम इस पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हैं व्हिच इज एफ, ठीक है। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, इनके बीच कोई ना कोई एंगल होगी व्हिच इज थीटा, एंड अगर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो जाएगा हमारा टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। ये डायग्राम हम शुरू से इसी के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर, हमें पता है कि एफ आर
अकॉर्डिंग टू रेडियल कंपोनेंट बात की जाए तो हमें पता है रेडियल कंपोनेंट कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता। इट मीन्स अगर वो कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता तो कोई भी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होती। हमें पता है जब हम फोर्स लगाते तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। जब रेडियल कंपोनेंट फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे तो किस तरह जो है वो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो। रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से फोर्स जो है रेडियल फोर्स विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, मतलब इसके अलोंग एफ आर के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा। ठीक, नो मोशन अलोंग एफ आर, नो मोशन अलोंग एफ आर। अगर हम अकॉर्डिंग टू टेंजेंशियल फोर्स देखें तो हम लिख सकते हैं एफ टी इज़ इक्वल्स टू एम ए टी। हमें पता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ज़रूर टॉर्क प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी। तो और हमने एक रिलेशन भी पढ़ा है जो है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एंगुलर मतलब एक्सेलरेशन के बीच जो हमने एक एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच एक हमने रिलेशन पढ़ा है कि ए टी जो है वो बराबर होता है आर अल्फ़ा के। पार्टिकल जो है वो लॉन्ग जेड एक्सिस मूव कर रहा है, इसलिए हम अल्फ़ा जेड लेंगे यहाँ पे और हम इसको ए टी की जगह पुट कर सकते हैं। एफ टी इज़ इक्वल्स टू एम। ए टी जो है वो है हमारा आर अल्फ़ा जेड। ठीक, हमें पता है कि जो फोर्स है वो बराबर होती है एफ साइन थीटा के। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज यू नो दैट एफ टी इज़ इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, बिकॉज हम सिंगल पार्टिकल का रोटेशन इनर्शिया फाइंड करें। ओके, सो यहाँ पर एफ टी की जगह लिखेंगे हम एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर अल्फ़ा जेड। हमें पता है हम क्या करेंगे, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड विद आर, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद आर। तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा और ये इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फ़ा जेड। आर एफ साइन थीटा हमें पता है वो टॉर्क की इक्वल है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा जो है वो टॉर्क की इक्वल है। और एम आर स्क्वायर हमें पता है कि वो बराबर है इनर्शिया जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, हो गया आई और ये अल्फ़ा जेड। सो हमने जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव कर ली है। ये एक्सप्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है रोटेशनल मोशन के लिए। अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन लीनियर जो है वो हमारा बराबर होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो रोटेशनल फॉर्म में वो बराबर होता है आई अल्फ़ा जेड के। हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, और हमें ये हमने फाइंड कर लिया कि सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस तरह फाइंड किया जा सकता है। नाउ अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट इसी का पार्ट होगा कि अगर हमारे पास मेनी पार्टिकल्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएं, तो वो उसका हम किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करेंगे।